रिसर्च मेथड की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च मेथड क्या है कि जब आप कोई स्टडी करते हैं, स्टडी का मतलब क्या हुआ, लाइक वी ऑल हैव सम और अदर काइंड ऑफ ओपिनियन और व्यूज कि सपोज कि अगर मैंने ये व्यू एक बना के रखा है कि यूपी के लोग ऐसे होते हैं या एमपी के लोग इस तरीके से होते हैं या मेल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स ऐसे होते हैं, तो दीज आर आवर ओपिनियंस, whatever we have observed, we have experienced, so हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को सच मान ले रहे हैं। तो क्या रियल में वो ऐसा है, ये जानने के लिए रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी होती है। जैसे जो आप साइकोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, लाइक एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ओपिनियंस, सो ऑल दोज थिंग्स, क्या वो उसमें कितनी सच्चाई है, उसको जानने के लिए जब हम रिसर्च करते, हमें रिसर्च करना होता है। और रिसर्च बेसिकली 2-3 चीजों के ऊपर फोकस करती है। हमें ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो दैट थिंग वी ट्राई टू फाइंड आउट। इफ समथिंग इज हैपनिंग, सो व्हाई that kind of thing is happening, how that thing is happening, and what are the processes involved in that, so that the purpose is कि हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। कि अगर मुझे ये पता है, एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बनाता है, ठीक है, तो उसको जितनी बार भी सेम कंडीशन में हम करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। सो इट बिकम्स प्रिडिक्टेबल। सो व्हेन यू रिसर्च, तो रिसर्च की क्वालिटी ये भी होती है कि इट इज अ प्रिडिक्टेबल थिंग, लाइक आपने वो फिनोमेना समझा और उसको आप रिपीट कर सकते हो फॉर द लार्जर पर्पसेस, लाइक फॉर सोसाइटी, फॉर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, उनके सबके लिए हम उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, और यही रिसर्च का पर्पस बेसिकली होता है। तो रिसर्च को इस तरीके से अगर हम समझेंगे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट यूनिट इज लाइक बेसिक प्रोसेसेस कॉन्सेप्ट इन रिसर्च। ये हमारा पहले यूनिट है। अब इस यूनिट में बेसिकली इंट्रोडक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च के, आप ये कह सकते हैं, एंड देन डेफिनेशंस क्या होती हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड क्वालिटी गुड रिसर्च के क्वालिटी गुड रिसर्च क्या होता है, रिसर्च प्रोसेसेस क्या होती हैं, एंड देन स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च के अंदर। ये सारा कुछ आपको क्या कहते हैं, हम यहाँ पे रिसर्च में इस यूनिट के अंदर देखेंगे, और बहुत ही ब्रीफली मैंने बहुत ही समराइज किया हुआ है, बिकॉज दैट यूनिट इज अबाउट लाइक 14-15 पेजेस। सो उसके नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं। आप जब लॉग इन कर रहे हैं कोर्स में तो उसके नीचे दिख जाएगा, 2 पेज के नोट्स हैं, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर योर फर्दर लाइक स्टडीज। सो ये आपके लिए मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, फर्दर जो क्लासेस होंगी उनका भी हम डालेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो ये यूनिट है, मैंने जैसे बताया कि हम ये समझेंगे कि रिसर्च क्या होता है ना। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, मतलब तो क्या होता है कि जो हमारा साइकोलॉजी जो है, दैट डील्स विद ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर। योर एक्ट, क्या कहते हैं इसको, आपके जो क्या कहते हैं, जो एक्ट है यानी बिहेवियर, आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज द साइकोलॉजी बेसिकली। यही 3 चीजें हम पूरी साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, और इसको एक ट्राइंगल, अगर आपने पढ़ा है तो एक ट्राइंगल के जरिए भी हम लोग शो करते हैं, जहां पे A मीन्स अफेक्ट, B मीन्स बिहेवियर, C मीन्स कॉग्निशन, यानी आपका थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। इन 3 चीजों को हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। यही पूरी साइकोलॉजी है, इसमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ या कम या ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग को समझना है तो ये 3 चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिस्ट डेवलप प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन दीज डिफरेंसेस एंड यूज देम टू सॉल्व प्रॉब्लम। मींस, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि कोई पर्सन कैसे सोचता है, हाउ दे थिंक, और
लेट्स से कि डिप्रेशन में लोगों के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं, जो सीबीटी ने बेसिकली किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ने। सो अब आपको ये समझना है, अगर आपको पता लग गया कि ये थॉट्स कैसे प्रोसेस होते हैं डिप्रेशन के अंदर, तो आप आपको ये पता लग जाएगा आप उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, ठीक कैसे कर सकते हो। सो दैट इज द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट, आप मतलब साइकोलॉजी रिसर्च यू कैन से। तो साइंटिफिक जो चीजें हैं वो कैसे करना है साइंटिफिकली, तो वो हमारा रिसर्च डील करता है। साइकोलॉजी ने थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर। So psychologists develop principle to explain differences and use them to solve problem. यानी predict करना, you can predict now, you can understand and you can solve the problem. If you know that the person has an anti-social personality, और आपने ये प्रूव कर लिया, आपने रिसर्चेस की सारा कुछ की एंटी सोशल वाले क्या करते हैं, सोसाइटी में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्राइम करते हैं, whatever it is, and now you made the test and you can assess now because you know what kind of traits they have. तो अब आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इस पर्सन को जेल में रखना ज्यादा अच्छा है, सोसाइटी में खुला रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, किसकी सॉल्व की? जुडिशरी की प्रॉब्लम, कि भाई इसको बेल मत दो या ऐसा। उसी तरह से करियर काउंसलिंग में हमने टेस्ट डेवलप किए और हमने ये कहा कि भाई जो इन एरियाज में अच्छा कर रहा है तो ये चांसेस हैं कि फ्यूचर में वो ये चीजें ज्यादा बेहतर कर सकता है पर्टिकुलर एरियाज में, जो हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग में करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपने कर लिया और कुछ उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब तभी है जब वो सोसाइटी के यूज के लिए हो। टू कवर द नेचर रिसर्च इज द प्रोसेस दैट अनकवर्स न्यू नॉलेज। जैसे मैंने बताया क्या होता है, कैसे होता है, ऑल दोस थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोहेरेंट आइडियाज, यानी जिनको हम समझ सके, जिनको हम इंप्लीमेंट कर सके। इट कवर्स द नेचर, रिलेवेंस, क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च एंड द इंटायर रिसर्च जर्नी फ्रॉम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन टू रिपोर्ट राइटिंग। यानी हम कैसे एक समस्या को लेते हैं, एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में डिटेलिंग करते हैं, लिखते हैं, हम नॉलेज क्रिएट होता है जिससे हम बोलते हैं, एंड देन हम उसको यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, चाहे वो क्लिनिकल हो, काउंसलिंग हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो और एनी अदर एरिया ऑफ साइकोलॉजी जहाँ पे उन प्रिंसिपल्स को हम यूज कर सके। तो दैट इज द वर्क ऑफ, आप कह सकते हैं, रिसर्च। तो दैट इज व्हाई वी आर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च, the meaning of the research, relevance of the research, the process, steps, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे थ्योरी क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है? रिसर्च इज सिस्टमैटिक। टिल नाउ अब आपको पता लग गया क्या है ये सिस्टमैटिक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा, आपको लग रहा है और आपने कर दिया। नो, आपको बताना पड़ेगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आपने किया, कैसे रिजल्ट्स आए। यू हैव टू प्रूव दैट। दैट इज व्हाई वी पब्लिश पेपर्स ऑल्सो। आप देखते हैं ना, आपने नाम, सभी ने नाम सुना होगा, जो लोग साइकोलॉजी के नहीं भी हैं या जिनको इतना वो नहीं, जैसे नेचर एक बहुत बड़ा जर्नल है, तो उसमें अगर किसी का आर्टिकल छपता है तो उसको माना जाता है। नोबेल प्राइज कैसे मिलते हैं कि किसी ने केमिस्ट्री में कुछ किया, किसी ने साइकोलॉजी में कुछ किया, तो वहां से हमें ये पता लगता है कि ये क्या कहते हैं, कुछ नया इन्वेंट किया, तो उसके लिए उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो सिमिलरली वो पेपर छपता है, पेपर से दुनिया से कनेक्ट होता है कि भाई ये चीज, ये स्टडी इस पर्टिकुलर पर्सन ने की। ठीक है, तो रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक पेशेंट स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन इज ए फील्ड ऑफ नॉलेज एमिंग टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स और प्रिंसिपल। तो हमें फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे काम करना होता है। हमें क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये मान के चलिए कि अगर आप अच्छे से रिसर्च को समझ सकते हैं, समझ जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप एक तरीके से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ। सो इट इज ए सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चंस। सो सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे करें, कैसे हम डिस्कवर करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, और जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे वो कोहेरेंट हो जाए, लोगों को समझ में आए, है ना। कि अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे काम कर रहे हैं तो आप इनकोहेरेंट है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, दूसरों को भी नहीं समझा पा रहे, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इट इज ए सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चंस, डिस्कवर एंड
an organized body of knowledge and develop theories, concept, generalization and principle. तो theories develop करते हैं, concepts develop होते हैं जब हम research करते हैं, जनरलाइज, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 है, जैसे तो क्या कर रहा है चंद्रयान 3 भी वहां पे जाके रिसर्च कर रहा है, वो हमें बताएगा कि यहाँ पे कितना वाटर है, कितना सोडियम है, कितना सल्फर है, ऑल दोस थिंग्स वी विल गेट टू नो, किस तरह का एनवायरनमेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन यूज दोस थिंग्स टू लाइक प्लान फर्दर थिंग्स कि क्या कहते हैं नेक्स्ट जर्नी हमारी कैसी होगी, किस तरह का है, वी कैन प्रिडिक्ट। सो जनरलाइज, हमें पता है कि भाई ये इस तरह की चीजें हैं तो यहाँ पे इस तरीके से काम होगा, तो वो सारी चीजों में हमें हेल्प करता है रिसर्च। तो सॉरी, नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। तो गुड रिसर्च क्या है कि भाई समझ में आनी चाहिए, तो रिसर्च शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि क्या आप करने जा रहे हो। लेट्स से कि आपको पता करना है कि भाई आईक्यू और किसी भी पर्सन का जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें कोई रिलेशनशिप है क्या, हमें ये पता करना है। हम ये मान के चलते हैं कि भाई जिसका आईक्यू है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, लेकिन क्या ऐसा सच में है ये हमें जानना है। तो हम डिसाइड करें तो हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, शुड बी क्लियरली डिफाइंड। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी हमारी कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेल प्लान्ड कैसे करेंगे कि भाई हम इसको कैसे करेंगे, क्या हमारे पास आईक्यू असेस करने के लिए कोई टूल है, क्या हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट को असेस करने के लिए टूल है, अगर नहीं है तो हम रिसर्च नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हो कि आपको स्टडी करना है कि सपोज गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, तो आप क्या असेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यू कैन एटलीस्ट दीज वेस्टर्न स्टडीज, दे यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ स्टडीज ऑन दिस काइंड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल आप मान के चले। तो क्योंकि आप असेस नहीं कर सकते तो आप क्या कहते हैं, कैसे आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो वेल प्लान एंड ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब बायस्ड नहीं होना है, एंड ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है तो मैंने वो कर दिया। विद ए वेल रिसर्च डिजाइन, फ्रैंक रिपोर्ट, एडिक्वेट डेटा एनालिसिस एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये सारी चीजें हम बात करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, किस तरह से उसको डेटा को एनालाइज करेंगे, कैसे हम रिपोर्ट लिखेंगे, क्या जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे टेस्ट रिलायबल वैलिड है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो रिलायबल वैलिड है, और वो कैसे अफेक्ट हो जाता है हमारी प्रॉब्लम्स के साथ में, कि भाई अगर जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उसमें कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो चीजें भी हम रिसर्च में ध्यान रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं गुड रिसर्च के, वो हम देख लेते हैं। अब बहुत कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैंने बताया। कोई क्वेश्चन है तो इन बिटवीन यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू आंसर। अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा तो और अच्छा रहता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज एम टू गेन नॉलेज एंड इंसाइट इनटू फिनोमेना, यानी जो कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या है? आपको जैसे पता है एक्सप्लोर करना वो होता है कि जिन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता है मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे नई जगह पे आप जाते हैं, बोलते हैं कि आई वॉज एक्सप्लोरिंग और आई लाइक टू एक्सप्लोर, तो नई नई चीजें खोजना। तो अब आपने कोई चीज देखी, कोई फिनोमेना देखा, तो आप उसको जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चले कि ये हो क्या रहा है। So that is exploratory research. You are exploring something new. So उस तरह की स्टडीज को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। While descriptive studies portray individual characteristics. अब एक्सप्लोरेटरी का मतलब there is something new and you are exploring it. Descriptive का मतलब there is something that you know, you are just describing it. कि भाई ये IQ है ना? IQ में वर्बल IQ होता है, परफॉर्मेंस IQ होता है। परफॉर्मेंस IQ में ऐसे टास्क होते हैं जो जिनमें आपको लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है
है ना, जैसे स्टोरी टेलिंग या स्टोरी मेकिंग वर्बली बेसिकली, या फिर आपका क्या कहते हैं कुछ प्रॉब्लम ब्लॉग डिजाइन, उसी तरह से वर्बल में क्वेश्चंस होंगे। तो आप इसको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो। सो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट, आप कह सकते हैं जो फिनोमिना है उसको आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो। डायग्नोस्टिक स्टडीज डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज टेस्ट कैजुअल रिलेशनशिप्स, कॉजल रिलेशनशिप्स। सो अब क्या है डायग्नोस्टिक स्टडीज कि भाई अगर मुझे ये डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हुआ कि सपोज आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और डील कर रहे हैं डिप्रेशन के साथ में, तो डिप्रेशन में मूड तो सभी का लो होता है, कभी ना कभी सब लोग डिप्रेस मूड हमारा हो जाता है। तो मूड कितने टाइम के लिए, कितने दिनों के लिए, कितनी इंटेंसिटी के साथ डिप्रेस्ड हम फील करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी जो हमें डिप्रेशन है या नहीं है, या डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फ्रीक्वेंसी और इन सारी चीजों को पे फोकस करता है। अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज टेस्ट ऑफ कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल रिलेशनशिप मतलब क्या एक दूसरे की वजह से हो रहा है, जैसे अभी हमने आईक्यू और उसकी बात की कि हमने आईक्यू का बात किया और साथ में हमने बात की एकेडमिक अचीवमेंट की। तो हाइपोथेसिस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से कौन सी चीज हो रही है। दो वेरिएबल्स जो हमने आगे चल के हम बात करेंगे, ये वेरिएबल्स भी होते हैं इंडिपेंडेंट आपने सुना होगा, तो वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और करते हैं। ठीक है, हाँ, किसी का क्वेश्चन? किसी ने माइक ऑन किया था? ओके, सो गुड क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च। क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च में क्या आ जाएगा आपका? सिस्टमैटिक होती है। अभी तक मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सिस्टमैटिक, नंबर 1। नंबर 2 इंपेरिकल, मतलब आप अपने मन से नहीं बोल रहे कि अच्छा है खराब है, ऐसा होगा वैसा होगा। आप रिसर्च में जो आपके फैक्ट्स आ रहे हैं वो उस पे आप बोलते हैं। वैलिड, मतलब वो वैलिड है, आप आज करो कल करो, उस जो आप असेस करना चाह रहे हो वो चीज आप असेस कर रहे हो। वेरीफाइबल, वेरीफाइबल मतलब कि अगर मुझे पता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं वाटर, तो चाहे मैं बनाऊं या आप बनाओ तो आप वेरीफाई कर सकते हो बना के। उसी तरह से अगर आईक्यू का हमने रिलेशन ढूंढ लिया कि एकेडमिक अचीवमेंट के साथ होता है, लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो कोई भी जिसका भी कोई भी चाहे तो वो वेरीफाई कर सकता है। क्या वेरीफाई कर सकता है कि क्या आईक्यू जो है वो हमारा रिलेटेड है अचीवमेंट से, तो कोई भी करेगा तो वही रिजल्ट आएगा, तो दैट इज वेरीफाइबल। लॉजिकल, माने उसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि इलॉजिकली आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये पता है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो लॉजिकल है, आपने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कोई भी चेक करना चाहे चेक कर सकता है। वो हो गया। डेवलप थ्योरीज, फिर उसी के बेस पे थ्योरीज हम डेवलप कर लेते हैं कि वो थ्योरीज जो भी हमारे पास हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो हमें पता लगता है। एंड उसके बेस पे थ्योरीज डेवलप कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं कि सीबीटी की थ्योरी है कि कैसे काम करता है, कॉग्निशन कैसे काम करते हैं, तो ये सब रिसर्च बेस्ड ही तो है, रिसर्च से तो आए, कहीं बाहर से तो नहीं आए, तो वो सारी चीजें हमें पता लगती हैं इससे। एंड देन प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स एंड इज रिप्लिकेबल, मतलब दोबारा से कर सकते हैं, जैसे मैंने वेरीफाई करने के लिए यू कैन रिपीट दैट रिसर्च और वही रिजल्ट आएगा। इट फॉलोज द रूल्स एंड इनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग, रूल्स फॉलो करता है, सिस्टमैटिक होता है, जैसा मैंने बताया आपको, रूल्स फॉलो होगा, सिस्टमैटिक होगा, एंड प्लस क्या कहते हैं एविडेंसेस होंगे इसके साथ में, फैक्ट्स पे बेस्ड होगा, जैसे मैंने बताया। क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है कि कैसे हम किसी चीज को स्टार्ट करें। एंड इज वैलिड एंड वेरीफाइबल, वैलिड है और वेरीफाइबल है। रिसर्च इज गाइडेड बाय द इंडक्शन एंड डिडक्शन, एंड कैन बी यूज्ड टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट पॉपुलेशन। इंडक्शन और डिडक्शन क्या होता है, वर्ड जैसे आपको पता है, तो इंडक्शन और डिडक्शन का प्रोसेस ये होता है, एक होता है बॉटम
आप एंड एक होता है आपका टॉप डाउन एंड बॉटम अप, इस दो तरह के प्रोसेस होते हैं। मतलब कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उसमें से कम करके आप एक रिलायबल इंफॉर्मेशन पे ऊपर पहुंचते हैं। दूसरी चीज, एक आइडिया आपके पास है और उसको आप जनरलाइज करते करते यहाँ पे उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आप पता करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्शन एंड डिडक्शन। तो इंडक्शन एंड डिडक्शन का मतलब ये होता है ये रीजनिंग के टाइप्स हैं। अगर आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी है, आपका पहला पेपर है आई थिंक, तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। नहीं है तो इंटरनेट के ऊपर भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं फर्दर। एंड कैन बी यूज्ड टू मेक जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मींस कि आप रिसर्च ऐसा होता है कि ये नहीं है कि रिसर्च, मान लिया हमें डिप्रेशन पे रिसर्च करना है, तो डिप्रेशन के तो पता चला वर्ल्ड में लाखों लोग हैं जिनको डिप्रेशन है, तो सबके ऊपर तो हम रिसर्च कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि जो लाखों लोग हैं, जो जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, जितने भी डिप्रेशन के लोग हैं, उनमें से हम सैंपल ले लेते हैं। लेट्स से देयर आर 1 लाख पीपल, तो इन 1 लाख में से 1000 हमने ले लिए लोगों को, इन पे हमने रिसर्च कर लिया, क्योंकि पूरे पे करेंगे तो बहुत पैसा, बहुत टाइम लगेगा हमारा। तो हमने इन 1000 पे कर लिया और जो रिजल्ट आया, और हमने बोला कि इनके साथ भी ऐसा ही होगा या इसी तरह की सिचुएशंस होंगी जैसा इन 1000 लोगों के साथ हुई। तो ये जो प्रोसेस है ऐसा करने की, इसको हम बोलते हैं जर्नलाइजेशन। इसी को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं, जब सैंपल पे हम रिसर्च करके और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं और हम ये बोलते हैं कि वो रिजल्ट्स पॉपुलेशन के लिए भी उतने ही इफेक्टिव है या उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने की सैंपल के लिए, वो हमारा कहलाता है जनरलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? They're all clear till now. Okay. So you can ask, as I said, whenever you have any doubt. Then आता है रिसर्च प्रोसेस, बेसिक रिसर्च कंसिडरेशंस क्या होते हैं। तो रिसर्च क्या इन्वॉल्व होता है, अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा रिसर्च में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक तो आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको कैसे आप असेस करोगे और डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, तो वही सारे प्रोसेस हैं। अगर प्रोसेस में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या दिखा रहा है, साइकोलॉजिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा। डेटा कहां से, सैंपल से आप ले रहे हैं या पॉपुलेशन से ले रहे हैं, अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे मैंने बोला था कि जो आपकी मेंटल प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉग्निशन है इन्हीं को मेंटल प्रोसेसेस बोल देते हैं ओवरऑल उसमें, और आपका जो बिहेवियर है वो, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। और ये प्रोसेस को हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी जो नोट्स हैं उसमें भी दिया है, वो समराइज करके मैंने डाल रखा है पैराग्राफ्स में, और ये चीज आप अपनी यूनिक डाउनलोड जो आप करते हैं, आपके पास जो हार्ड कॉपीज होती हैं वहां पे सारी चीजें दी हुई हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्या कैटेगरीज मेजर है, एक तो है कॉन्टेक्स्ट डिस्कवरी, यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी, कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है। चलिए हम इन 2 चीजों को हम समझते हैं कि ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी क्या है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी, कॉन्टेक्स्ट का मतलब बोलते हैं हिंदी में अगर हम उसको समझें तो संदर्भ, कि आप जैसे बिल्कुल वैसा है जैसे कोई चीज एक फोरग्राउंड में है और एक बैकग्राउंड में, तो जो बैकग्राउंड है दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट, है ना, कि आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं तो होता है। आपका बिहेवियर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, फैमिली के अंदर, हस्बैंड के सामने, वाइफ के सामने, पेरेंट्स के सामने, हर जगह डिफरेंट होता है। आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं बिकॉज यू हैव लर्न दोस थिंग्स, हाउ टू स्पीक टू पेरेंट्स, हाउ टू स्पीक टू लाइक टीचर्स, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। तो वो क्या है हमारा कॉन्टेक्स्ट, कि स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस कैसे कैसे हम करते हैं, तो वो उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी इन्वॉल्व्स गेनिंग एन आइडिया देन टेस्टिंग इट, कि भाई एक आइडिया समझना कि एक पर्सन, ये अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको, कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग क्यों बिहेव कर रहा है।
इसका मतलब है कि जिस सिचुएशन में वो है वह उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत, तो डिस्कवरी इन्वॉल्विंग गेनिंग एन आइडिया देन टेस्टिंग, कि भाई समझना चीजों को क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। साइकोलॉजिकल थ्योरीज एम टू अंडरस्टैंड हाउ ब्रेन, माइंड, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट फंक्शन एंड देयर रिलेशनशिप्स। अंडरस्टैंड, कोई भी बिहेवियर विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। हर एक बिहेवियर किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। आप अगर दुखी फील कर रहे हैं, किसी ने आपको बुरा बोल दिया कुछ, है ना, तो कुछ बोल दिया ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसने बोल दिया और अब आपको बुरा लग रहा है, आप इमोशनल हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट से कुछ एक इनपुट आपके अंदर आया और जिसने ट्रिगर किया और आपने ऐसा फील करना शुरू किया। तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अब एक एग्जांपल और ले लें, सपोज आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप, और गाड़ी किसी से टच कर ली और उसने आपको कुछ भला बुरा बोल दिया, जो यूजुअल है, अगर दिल्ली में या किसी भी मेट्रो सिटी में आप रहते हैं तो उसने आपको कुछ बोल दिया और आपको लग गया बुरा, है ना। तो वो बुरा कितनी देर तक लगता है, थोड़ी देर तक, क्योंकि आप उस इंसान को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है वो आपको कुछ बोल देता है तो आपको ज्यादा बुरा लगता है, ज्यादा देर तक बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। तो ये जो बिहेवियर है, जो इमोशंस हैं, हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो सारी चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में ही घटित होती हैं या होती हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑलवेज ए कॉन्टेक्स्ट व्हेन सर्टेन बिहेवियर इज हैपनिंग। वैक्यूम में नहीं होगा कोई भी बिहेवियर, है ना। तो द वैल्यू ऑफ द थ्योरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस दैट कैन बी डेराइव्ड एंड टेस्टेड। तो अब जो प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक आपका टेंटेटिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि भाई कि ये दो वेरिएबल्स हैं या दो चीजें हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या नहीं है, वो हम डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च जो हमने पहले किया है, जो हमने पढ़ा है, उसके बेस पे हम बनाते हैं और उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ये सही है या नहीं है, या हमें ऐसा लग रहा है। तो ये चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। द पैराडिग्म इज ए मॉडल ऑफ द फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द प्रोसेस। अब पैराडिग्म क्या है? इज ए मॉडल ऑफ फंक्शंस एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द प्रोसेसेस। तो डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं कि हम सोचते कैसे, मैं सिर्फ साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो इसलिए बार बार आपका बिहेवियर, इमोशंस ये आएगा। तो जो हमारा एक्ट है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे इमोशंस हैं, इनके बीच में क्या इंटरकनेक्टेडनेस है, ये कैसे काम करता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो ये पैराडिग्म हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग एंड हाउ वी कैन मैनिपुलेट दीज थिंग्स, जिससे कि हम फर्दर भी हमें हेल्प मिले चीजों में। तो रिसर्च बायसेस सच एज पर्सनल बिलीफ, जैसे मैंने बोला था कि आपको क्या लगता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपकी रिसर्च में क्या रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, अब कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, आप लोगों को पता है या नहीं पता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि अगर कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक कल्चर स्पेसिफिक जगहों पे ही पाए जाते हैं, या हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, ये इन चीजों को अफेक्ट करता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर्स, है ना। तो डीपर्सनलाइजेशन का जिसको आमतौर पे आप बोलते हैं भूतापना, या क्या कहते हैं, किसी के ऊपर भगवान आ गए, जिसको हम, है ना, माता आ गई, दैट काइंड ऑफ स्टोरी जो हम लोग चीजें सुनते हैं। तो आप देखोगे यूजुअली क्या होगा, जो पेशेंट्स हु बिलोंग्स टू हिंदुइज्म, उनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का वो आ रहा है, जो मुस्लिम है उनके यहाँ पे पीर बाबा और ये सारी चीजें, यानी तो हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, वो भी अफेक्ट करता है हमारे साइकी को। तो ये चीज समझना, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस, हमारे जेंडर एक्सपेक्टेशन, यानी फीमेल
अगर है कोई मेल है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। एक और एग्जांपल मजेदार आपको बताता हूँ कि जेंडर एक्सपेक्टेशंस में कुछ ये रिसर्च किया गया और रिसर्च में ये निकला कि अगर मेल और फीमेल दोनों ही डिप्रेस्ड हैं और दोनों की ही माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है ना, तो इनका एक्सप्रेशन मेल का और फीमेल का अलग होगा, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द कल्चर मेल को सिखाया जाता है सप्रेस योर इमोशंस, मर्द को दर्द नहीं होता, दैट काइंड ऑफ थिंग वो सिखाया जाता है, और फीमेल को सिखाया, फीमेल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा। तो हो सकता है माइल्ड डिप्रेशन में फीमेल जो पेशेंट है वो उसके अंदर क्राइंग स्पेल्स और ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही क्या कहते हैं डिप्रेस्ड है। तो ये कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक हम नहीं समझेंगे ये सारी चीजें, साइकोलॉजी हम नहीं समझ सकते। Psychology जो है that is not only in books. We have to observe our surroundings also. Because and most of the books, और अब तो थोड़ा आने लगा है, most of the books and most of the content that you read that comes from the West. Yeah, like America and UK, Germany, France, Europe and America you can say. तो हमें समझना पड़ेगा हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, वो चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल्चर इन्फ्लुएंस, जेंडर एक्सपेक्टेशन कैन डिस्टॉर्ट पीपल एंड इंप्रेशंस एंड कलेक्टेड। तो हमारे जेंडर हमारा कल्चर हमारे चीजों को, हमारे इंप्रेशंस को चेंज कर सकता है। Mastering the information on psychological research can improve critical thinking skill and help researchers understand complex processes. तो जब आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर लेते हैं, समझ लेते हैं थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्या होता है, आपको जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनको आपको समझने में आपके लिए इजी हो जाता है। यानी ह्यूमन बिहेवियर, इन वन टर्म ह्यूमन बिहेवियर को समझना आपके लिए इजी हो जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जस्टिफिकेशन क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट का जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी, कि आप कहाँ पे क्या चीज ढूंढना चाहते हैं, क्या किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में काम करें। अब जस्टिफिकेशन में क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन इज क्रूशियल इन साइंटिफिक रिसर्च वेयर द रिजल्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर कम्युनिकेशन विद अदर साइंटिस्ट। मतलब कि जो आपने रिसर्च किया है वो सोसाइटी को भी हेल्प करे, तो जर्नल में छापते हैं, लोगों तक और कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे कि आपने क्या स्टडी की, कैसे स्टडी की, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। तो researcher must use a scientific method to gather the interpret evidence, limiting error and yielding dependable conclusion। ये हमारी जो प्रोसेस है उस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए और जिससे हमारा रिसर्च रिलायबल हो, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो चीजें बेटर हो और बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है। Then scientific attitude and values are essential as they involve curiosity about the unknown and critical attitude towards conclusion। तो we have to be very critical when you are doing any research। कि जो आप कर रहे हैं, क्या आपसे बार बार आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, क्या कोई आपसे गलती तो नहीं हो रही है, कहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, उसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सब इसके अंदर आता है। Objectivity is ensured through procedural safeguard, standardization, organizational and avoiding biases। तो हम एक सेट फॉर्मेट, एक मेथड फॉलो करते हैं, वही हम यहाँ पे सीखेंगे कि क्या मेथड होता है, कि एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिससे हमसे गलतियां ना हो, हम बायस्ड ना हो, हम किसी के क्या कहते हैं जो अपने बायस हैं वो इन्वॉल्व ना कर दें, क्योंकि हम भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हैं, हम भी वही, हमारा भी वही एक्सपीरियंसेस हैं, वही हम भी बड़े हुए हैं उसी सोसाइटी में, तो हमारा अपना सोचने का तरीका है, तो उससे हम कैसे बचें और बेहतर तरीके से रिजल्ट्स हमारे जो हों वो रिलायबल आए। So next thing is, any question till now? Now we are coming to the steps in research process. Any question? So class will continue till, because we have started bit like 10 minutes late. Today was the first day, so we'll try to wind up with that around 10, 8 or 5, 8, 10. ठीक है? So any question till now? Excuse me, sir. हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। Hello. हाँ बोलिए। Sir, my question was okay. When can we consider when a research is considered as accepted? I mean, if someone has done something
some research on some topic, and he or she has prepared a hypothesis on that thing. So when that research will be accepted, in which position? The thing is कि when you are talking about when it is accepted, so it is accepted on the like methodology, what topic you have taken, है ना, and what methodology you have used, is like that procedure is correct. If that is correct, then like that will be accepted. And definitely when you do any research, there is always a chance of improvement, or there are some weaknesses also. So that also you tell in your research that these are the things that we have not done, or these are the things that may be wrong or something like that. So then you will, and when you publish it in some good journal, so then you can say it is largely acceptable. So ये जो steps हम करने जा रहे हैं, in these steps also, if you are following these steps, then also you can say that you are following all the measures and your research is a good research. So first thing first, बोलिए. Sir, if like some publications, send mail to the candidates or psychology students asking that if you want to publish this paper, or this topic is provided and deadline is this. This is also part of that similar research, or is it different? Yes, no, it is a similar thing. Suppose in your final year, you have to do a dissertation, right? Project जिसको आप बोलते हो, है ना? Yes. तो वो प्रोजेक्ट आप करोगे, आपने रिसर्च किया, तो उस रिसर्च की एक रिपोर्ट बनाओगे आप, रिपोर्ट जो सबमिट होगी, देन उस रिसर्च का पेपर आप छाप. तो पेपर में क्या होता है, लिमिटेशन होती है, आपने ये किया, ऐसे किया, वो पेपर आपने क्रिएट किया और आपने वो जर्नल में पब्लिश कर दिया. तो जर्नल में पब्लिश हो गया, इसका मतलब यू हैव कम्युनिकेटेड इट टू अदर पीपल ऑल्सो, और वो आपके क्रेडेंशियल्स में आता है. कल को आप कहीं अप्लाई करते कुछ करते हैं, आपने ये रिसर्च किया, until unless you will not publish, उसकी कोई मान्यता नहीं है, आप कह सकते. It is not recognized. Okay, sir. Thank you. Okay. Sir, thank you. Okay. So then next is step 1. We are talking about steps in the research. Step 1 is सिंपल सा है. इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत लेके चलो. इसको आप ये मत सोचो कि क्या कहते हैं, कुछ बहुत कठिन हम पढ़ रहे हैं या डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सब बिल्कुल आप डे टू डे लाइफ में देखो ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि आप क्या करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लो आप, कि आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के 3 बजे फ्लाइट पकड़नी है, ठीक. अब उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए आप क्या, कुछ तो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, फ्लाइट को पकड़ना. अब उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए आप प्लान बनाओगे, भाई मुझे जाना है यहाँ दिल्ली से मुंबई, तो 3 दिन के लिए, तो मेरे पास कपड़े होने चाहिए, तो आप प्रॉपरली कपड़े पैक करोगे. आपको 3 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है एयरपोर्ट, तो आपको पता चला 3, और आपके घर से उसकी दूरी है 1 घंटे की, तो आपको पता 3 बजे जाना है, तो 2 और 1 बजे आपको वहां पहुंचना है, तो 12 बजे आप अपने घर से निकलोगे, तभी आप पहुंचोगे, है ना. तो यू आर प्लानिंग एवरीथिंग कि हाउ यू विल रीच, कैसे वहां पहुंचोगे. अब एयरपोर्ट में बोर्डिंग के बाद जब आप मुंबई उतरोगे, तो वहां पे टैक्सी कैसे करोगे, या आपको कोई लेने आएगा. यू विल प्लान एवरीथिंग. सिमिलरली here also we try to identify the problem, कि what problem हमारे पास है, क्या प्रॉब्लम हमारे पास में है. तो सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि IQ का हमें देखना है कि भाई IQ का क्या कहते हैं, क्या रिलेशनशिप है अचीवमेंट से, या हमें देखना है कि भाई एक तो ये है कि फीमेल्स मैथमेटिक्स या साइंस में उतनी बेटर नहीं होती हैं जितना मेल्स होते हैं. ये एक बड़ा कॉमन वो बना रहता है ना. तो अब हमें ये देखना है कि ये बात सच है कि नहीं है. तो अब ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे. एक और प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है कि भाई जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्या उनके इमोशंस या इमोशनल प्रोसेसिंग हमसे कुछ डिफरेंट होती है जो नॉन एडिक्ट्स होते हैं उनसे. ये हमारी प्रॉब्लम हो गई. अगर हमें ये पता लग जाएगा, अगर डिफरेंट होती है, तो हम उसको ठीक करने का भी प्रयास कर सकते हैं, चेंज करने के भी चीजें ढूंढ सकते हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. और वो कहीं से भी आ सकता है, आपके ऑब्जर्वेशन से. आप कुछ स्टडीज पढ़ रहे हैं, आप कुछ काम करते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आपने सोसाइटी देखी में चीजों को देखते हैं, तो वहां से आपके दिमाग में ये आइडिया आया,
और उसको आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो वो टॉपिक कहीं से भी आ सकता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू रिसर्च प्रॉब्लम। इन रिसर्च प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम व्हिच इज क्यूरियोसिटी ड्रिवन। जैसे अभी मैंने बताया, क्यूरियस है, हम जानना चाहते हैं। This involves understanding the problem thoroughly and rephrasing it into meaningful terms. फिर उसको हम लिखते हैं कि भाई मतलब the researcher want to see the relationship between like performance of male and female on mathematical test. That is your problem. Factor to examine include age, socioeconomic status. अब age आप ले सकते हैं, आप किस एज ग्रुप में आप देखना चाहते हो। अब डिप्रेशन देखना है तो डिप्रेशन बच्चों को भी हो सकता है, एक 20 साल के बच्चे को भी हो सकता है, एक 40 साल के आदमी को हो सकता है, एक 60 साल के बूढ़े को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। तो कौन से एज ग्रुप पे आप करना चाहते हो, और अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक। अब अच्छा, एक चीज और भी है कि आप अपनी सोसाइटी में आप कई बार सुनेंगे भी कि भाई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो ये अमीरों की प्रॉब्लम है, गरीबों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आपने डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ले लिया कि लोअर इकोनॉमिक के, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन को आपने ले लिया। इमोशनल एराउजल कि भाई कौन जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है, वो चीजें आपने ले ली। फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी करना है, फैमिली में कम्युनिकेशन कैसा है, पैटर्न किस तरह का है, वो आप स्टडी करना चाहते हो। तो अब ये आप प्रॉब्लम्स आपकी होगी, तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं जो आपको लगता है इस पे स्टडी कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। Then what you do is review of literature is a crucial for identifying the solvable problem and providing guidance for further research. अब आपने जब टॉपिक डिसाइड कर लिया, ये स्टेप्स अगर आप अपना प्रोजेक्ट करोगे फाइनल ईयर में, है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, ये सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप चेक करते हो कि भाई ये जो मैंने प्रॉब्लम ली है, क्या ये प्रॉब्लम है ना, क्या ये जो प्रॉब्लम है वो आप कह सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम आपने उठाई, तो ये प्रॉब्लम पे क्या पहले भी रिसर्च हुआ है, किसी ने किया है, यू वांटेड टू नो। ठीक है, सपोज तो अब उसको जानने के लिए आप दूसरे लोगों की रिसर्च आप पढ़ोगे। अब वो रिसर्च आप कहां से पढ़ोगे, आप वो कहां से रिसर्च आप पढ़ोगे, तो वो रिसर्च आपकी जो पढ़नी है, वो रिसर्च आप डिफरेंट जर्नल से पढ़ोगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जर्नल्स होते हैं, वहां से आप ये रिसर्चेस पढ़ सकते हो। और कुछ एक के नाम मैं आपको बता देता हूँ। गूगल से आप सारे लोग क्या कहते हैं आपको पता है। तो रिसर्चेस कहाँ मिलती हैं, ये एक है scholar.google.com, राइटिंग पे मत जाओ, स्कॉलर है, तो गूगल स्कॉलर आप सर्च भी करोगे मिल जाएगा। दूसरा एक सोर्स है PubMed, MED, है ना, PubMed सर्च करोगे, वहां पे रिसर्चेस मिल जाएंगी। तो सपोज आपको स्टडी करना है IQ एंड अचीवमेंट के बीच में, तो आप वहां पे डालो, जैसे गूगल में सर्च करते हो वहां पे डालो, तो जो रिसर्चेस ऑनलाइन है वो सारी रिसर्चेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस, ये भी मैंने बताया हुआ है, पहले ही थोड़ा सा बताते हुए आया हूं मैं। बोलिए, किसी का माइक ऑन है? रोली जी बताइए। यस सर। आपका माइक ऑन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, सॉरी, बाय डिफॉल्ट हो गया सर। ओके, कोई बात नहीं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कि भाई मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने एग्जांपल जैसे लिया, आपको बताया कि IQ और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में रिलेशनशिप देखना है मुझे। तो मेरी हाइपोथेसिस क्या हो गई, किस पे बेस्ड होगी, जो पहले रिसर्चेस हुई हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने देखा है। तो ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। तो हमने क्या बोला कि तो नल हाइपोथेसिस भी दो तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो उसके बारे में हम बात अभी यहाँ पे नहीं करें, बिकॉज इट्स इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। जब आपका स्टैट में या वहाँ पे कभी कहाँ पे होगा, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या कि हम ये मान लेते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि हम मान के चलते हैं कि IQ और एकेडमिक अचीवमेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जिससे कि हम अनबायस्ड रहे। अगर हम पहले ही मान लेंगे कि नहीं रिलेशनशिप होता है, तो हम वही देखने की कोशिश कर सकते हैं, ये हम मान के चलते हैं। दूसरा, हम मान लेंगे कि जिनका IQ ज्यादा होता है उनकी उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। तो ये हमारी दो हाइपोथेसिस है। तो दिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट शोइंग ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है,
उसको डिपिक्ट करता है आपका हाइपोथेसिस। तो वो हाइपोथेसिस इंट्रोडक्शन मतलब आप टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद में हाइपोथेसिस बनाते हैं, दैट इज द स्टेप 2। एंड देन आपका आता है स्टेप 3, आइडेंटिफाइंग एंड मैनिपुलेटिंग कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। अब हमारे वेरिएबल्स क्या हो गए इसमें, इस एग्जांपल से ही मैं समझा रहा हूं आपको। आईवी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका इफेक्ट हम दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आईक्यू का इफेक्ट हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आईक्यू किसी भी तरीके से आईक्यू हमारा जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं। तो अब आईक्यू हमारा जो हो गया है, वो हमारा आईक्यू जो हम कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आईक्यू का इफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक, तो अब जब हम ये चेक करना चाहते हैं तो हमारा किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, आईक्यू का। तो आईक्यू हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक, तो अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमारा आप ये कह सकते हो कि उसका इफेक्ट हम देखेंगे। तो ये हमारा आइडेंटिफाइंग का वेरिएबल्स हो गया कि कौन सी वेरिएबल है। अब इसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे कि आईक्यू को हम चेंज कैसे करें। तो हमने क्या कर लिया कि हमने कुछ नॉर्मल आईक्यू 90 होता है, तो कुछ ऐसे लोग ले लिए जो जिनका 90 आईक्यू है, कुछ ऐसे ले लिए जिनका 120 है, कुछ ऐसे ले लिए जिनका 70 है। तो अब उन्हीं की हमने एकेडमिक परफॉर्मेंस देख ली। तो धीरे धीरे करके हमें क्या पता लग गया, अब हमें पता लग जाएगा कि भाई एक का, अब हम मैनिपुलेट क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईक्यू, अलग अलग आईक्यू के लोगों को ले रहे हैं और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ले रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो यही चीज होती है। और आईक्यू के ऊपर बहुत सारी और चीजों का भी इफेक्ट हो सकता है। तो वो इफेक्ट जो है, वो इफेक्ट हमारा जो आईक्यू के ऊपर पड़ रहा है, क्या वो इफेक्ट किसी और वजह से तो नहीं पड़ रहा है, कोई और वेरिएबल तो इफेक्ट नहीं डाल रहा है हमारे उस पे, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग वेरिएबल। कंट्रोलिंग वेरिएबल मतलब आईक्यू अच्छा है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेकिन बुरी आ रही है, बाकी सबकी अच्छी आ रही है। तो मे बी देयर मे बी ए क्या कहते हैं अदर फैक्टर्स, जैसे कोई बच्चा है जो स्कूल में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, उसका आईक्यू लेकिन अच्छा है, तो मे बी देयर आर सम इमोशनल कंसर्न, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस रहता है ना, या उसको कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स में, तो दीज आर द अदर वेरिएबल्स, इनको बोलते हैं एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स। तो उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो आएगा उसका इफेक्ट मतलब आईक्यू की वजह से कम हो रहा है या किसी और वजह से कम ज्यादा हो रहा है, हमें नहीं पता लगेगा। तो ये भी हमें ध्यान करना। तो स्टेप 3 हमारा हो जाता है आइडेंटिफाइंग, मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। ठीक, देन आता है स्टेप 5 फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च डिजाइन, कि भाई जो हमने बता दिया आपको कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सट्रेनुअस वेरिएबल क्या है, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ये तीनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एक्सट्रेनुअस वेरिएबल क्या होता है ये भी बता दिया, एंड फर्दर हो सकता है आगे होगा तो हम और डिटेल में कर लेंगे। देन ऑपरेशनल डेफिनेशन और क्रूशियल फॉर एक्यूरेट कम्युनिकेशन एंड मेजरमेंट। अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, अब मैंने बोल दिया आईक्यू, मैंने आपको बोला कि आईक्यू का असेसमेंट करना है, ठीक है। तो अब आईक्यू होता क्या है भाई, आईक्यू का असेसमेंट आप कैसे करोगे, आईक्यू तो एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास है इतनी टूल्स है मेजर करने के लिए। तो ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आईक्यू है क्या, एकेडमिक अचीवमेंट क्या है। तो एकेडमिक अचीवमेंट तो एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन उसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज, मैथ और क्या कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब आईक्यू और एकेडमिक अचीवमेंट के लिए आप कैसे मेजरमेंट करोगे, किस चीज को आप एकेडमिक अचीवमेंट बोल रहे हो। एकेडमिक अचीवमेंट ये भी हो सकता है आपके पास कोई टेस्ट हो, आप दे रहे हो, हिंदी इंग्लिश मैथ करवा रहे हो, या जो भी लैंग्वेज है या चीजें हैं, या फिर आप उसकी रिपोर्ट कार्ड उठा लेते हो कि स्कूल में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आपके लिए स्कूल का काम करता है।
तो ऑपरेशनलाइज डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई आईक्यू है, आईक्यू के अंदर वर्बल होता है, परफॉर्मेंस होता है, उसके अंदर ये टेस्ट होते हैं, इसको हम ऐसे मेजर करते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह से एकेडमिक अचीवमेंट के लिए तो मेजरमेंट बहुत जरूरी है। विदाउट मेजरमेंट यू कैन नॉट डू रिसर्च। रिसर्च डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट फॉर द टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो ये ब्लूप्रिंट होता है, एक आइडिया। आप जब फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है, दैट इज ए ब्लूप्रिंट। आप बताते हो कि मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, आप सबमिट करते हो, एक्सेप्ट होती है, आप रिसर्च करते हो। तो दैट थिंग इट इंक्लूड्स लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट, मेजरमेंट प्रोसीजर, सैंपलिंग स्ट्रेटजी, एनालिसिस फ्रेम एंड टाइम फ्रेम, कि कितने टाइम में करोगे। जैसे आपकी स्टडी जो फाइनल ईयर की है वो 6 महीने के लिए का आपको टाइम होता है, उससे भी कम ही मिलता है, 2-3 महीने ही मिलता है। कैसे एनालाइज करोगे डेटा को, आप क्या स्ट्रेटजी करोगे, कैसे सैंपलिंग, आप कैसे क्या कहते हैं सैंपलिंग को कैसे आप करेंगे, सैंपलिंग कैसे लेंगे आप, है ना, सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, है ना, कहाँ क्या डेटा लेंगे। आप पता चला रहते तो एमपी में हो और आपको डेटा आपने डाल दिया कि मैं दिल्ली में रिसर्च करूंगा या करूंगी, तो मुश्किल हो जाएगा ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सारी चीजें होंगी। तो कैसे करोगे, क्या करोगे, आपको डगडिक्स लेने हैं, मान लिया कि डगडिक्स पर रिसर्च करना है, तो कहाँ से लोगे आप, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है, डी एडिक्शन सेंटर, वहां से मैं लूंगा या कहाँ से लूंगा, वो आप चीजें बताते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, मतलब सारे लॉजिस्टिक्स सारा आता है। चूजिंग एन एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन एंड फ्यूचर फॉर वैलिड फाइंडिंग्स एंड कंपैरिजन। तो रिसर्च डिजाइन आप कौन सी चूज करोगे, रिसर्च डिजाइन में बहुत सी होती है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, कोरिलेशनल डिजाइन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे आईक्यू का क्या इफेक्ट है। तो आपने एक ग्रुप ले लिया आईक्यू वालों का, उनका अचीवमेंट ले लिया, और एक कम आईक्यू वालों का, ज्यादा आईक्यू वालों का, दोनों का कंपैरिजन किया। तो ये एक डिजाइन है, कैसे आप अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं, वो आगे आई थिंक है आपके में, तो जब आएगा, अगर वो इस महीने में आता है तो हम लोग करेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट टूल, क्या मेजरमेंट टूल, आईक्यू के लिए कौन सा टेस्ट यूज करोगे, कौन सी क्वेश्चनायर यूज करोगे, कैसा इंटरव्यू आप करोगे, वो सारी चीजें कि आईक्यू असेसमेंट के लिए कौन सा टूल लोगे आप, मिसिक लोगे, विस्क लोगे, या जो भी पर्सनालिटी के लिए 16PF लोगे, या कौन सा लोगे, वो आपको डिसाइड करना होता है। डेटा कैसे आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, कहाँ से करोगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व ए स्मॉल सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इस पार्टिसिपेंट्स जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े, किस पॉपुलेशन पे करोगे, बच्चों पे, बड़ों पे, कॉलेज स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, मैनेजर्स पे, साइकोलॉजी स्टूडेंट पे, पेशेंट्स पे, किस पे आपको करना है, वो आपको डिसाइड करना होता है ना। किस तरह से करेंगे डेटा कलेक्ट, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो सैम्पलिंग मेथड्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम कैसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। रिसर्चर्स मस्ट इवैल्यूएट द कॉस्ट एंड एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ईच मेथड। क्या आपका टूल जो आप यूज कर रहे हैं वो रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, ये आपको उसके मैनुअल में दिख जाता है। टेस्ट पे वहां लिखा होता है इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितने लोगों पे किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है, एवरीथिंग आपका क्लियर होता है वहां से। ठीक है, आपको पता, तो उसका जो मैनुअल होता है जब उसको आप पढ़ते हैं तो वहां से आपको वो चीजें पता लग जाती हैं। फिर स्टेप 5 और 6 क्या है, डेटा। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसको एनालाइज करते हैं कि आपकी नल हाइपोथेसिस या जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सी ठीक है। उसके लिए टेस्ट होते हैं जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, मैन वेटनी, यू टेस्ट, कोरिलेशनल टेस्ट। वो टेस्ट लगा के उस डेटा पे आप ये पता करते हो कि क्या मेरा डेटा जो है वो जो मिला है उसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, वो आप जानने की कोशिश करते हैं। एंड देन स्टेप 6 में क्या होता है कि उसके बेस पे आप बोलते हैं कि भाई क्या जो आपके रिजल्ट आए, कंक्लूजन क्या है, आपके स्टडीज में रिजल्ट क्या आए हैं, क्या वो आपके मतलब के हैं, नहीं है, आप जो सोच रहे थे वैसा है या उससे डिफरेंट है, आपके अंदर उसमें कमियां क्या रह गई या नहीं है, वो सारी चीजें आप करते हैं। उसी को आप लिखते हैं। जो अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो एक उसका डिस्कशन लिखते हो आप, कंक्लूजन लिखते हो कि आपकी स्टडीज में क्या आया, देन पब्लिश करते हो आप। जो पेपर पब्लिकेशन की किसी ने मेरे से बात की थी तो वो उसी को हम पेपर पब्लिकेशन बोलते हैं। फाइनली आप उसको, उस जो रिपोर्ट आती है उसको पब्लिश करते हैं, वो आपका स्टेप 7 हो जाता है। एंड ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इस साइकोलॉजिकल रिसर्च का। तो ये क्रूशियल है फॉर्म किसी भी फील्ड के लिए, नॉट ओनली साइकोलॉजी। अगर रिसर्चर्स नहीं होंगी, पैसा नहीं लगेगा रिसर्च के ऊपर, इसीलिए तो गवर्नमेंट लगाती है भाई। चंद्रयान 1, 2, 3 क्यों बनाए, पहले से कुछ सीखा, दूसरे सीखा, एंड देन फाइनली इन थर्ड दे आर एबल टू लैंड ऑन साउथ पोल।
तो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड. तो साइकोलॉजिकल इज क्रूशियल इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी जो आपको वो भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मेडिकल में, एजुकेशन में कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, है ना, ह्यूमन एनिमल बिहेवियर को समझने के लिए, है ना, कैसे हम लोग की परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, कैसे हम नया नया टूल्स डेवलप करें, कैसे हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए एज ए ह्यूमन बीइंग. तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इसलिए रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड. एंड देन लेट सम अप करके ऑलरेडी हमने कर रखा है, दैट इज द फाइनल स्लाइड. तो रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमैटिक, अंडरस्टैंड क्या है, सिस्टमैटिक एनालिसिस, रिकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू ए डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. यानी हम रिसर्च करते हैं, उसके बेस पे डेवलप करते हैं थ्योरीज एंड प्रिंसिपल. एंड साइंटिफिक मेथड हम यूज करते हैं समझने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस, अपने बायसेस से बचने के लिए, और ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी को बनाए रखने के लिए, और जिससे हमारी फील्ड का ग्रोथ हो सके, नया नॉलेज डेवलप हो सके, चीज़ों को हम समझ सकें. इसलिए हम ये सारे रिसर्चेस करते हैं. तो दैट इज द एंड ऑफ यूनिट 1. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, मैंने बिल्कुल समराइज कर दिया है, इजी टू क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड कर दिया. आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो याद करना है, स्टेप्स क्या, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि भाई एक गुड रिसर्च क्या होता है, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में. और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप पीछे के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा अगर मैं दे सकता हूं आपको तो अच्छी बात है, वरना आप भी मेहनत करके निकाल सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है. तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, उनमें क्वेश्चन आ सकता है, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आएंगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आने में ऐसा हो सकता है कि क्या कहते हैं, गुड रिसर्च की क्वालिटीज क्या होती हैं, दैट राइट अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, है ना, उतना सा आ सकता है, सिंपल सा. तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, स्टेप्स हैं बेसिकली. रिसर्च क्या होता है, गुड क्वालिटी रिसर्च क्या होता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आ सकते हैं कि जो 2 कॉन्टेक्स्ट की हमने बात की, जस्टिफिकेशन और कॉन्टेक्स्ट वाली बात जो हुई वहाँ का, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं.